नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की थी। इसी के अगले क्रम में हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने वाले हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति जो है वो आपके हड़प्पा सभ्यता के बाद क्रोनोलॉजिकल वे में देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम चरण था उसके विनाश के बाद भारत में जो दूसरी सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। इस सभ्यता के जो संस्थापक थे उन्हें ऋग्वेद में आर्य कहा गया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सुसंस्कृत, कुलीन और श्रेष्ठ। कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि संभवतः भारत के मूल निवासियों के विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भारत में प्रवेश करने वाले इन नए संस्थापकों के द्वारा अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। यह मान्यता इस विश्वास पर आधारित है कि आर्य जो थे वो भारत के बाहर से आए थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे कि क्या आर्य जो थे वो भारत के ही मूल निवासी थे या ये भारत में कहीं और से आए थे। तो ये जो आर्य थे उन्होंने भारत के मूल निवासियों के लिए दस्यु या दास जैसे हीन शब्दों का प्रयोग किया। तो हमने देखा कि आर्य जो शब्द है वो प्रजाति सूचक शब्द नहीं है, भाषा सूचक शब्द है। जैसा कि हमने देखा कि यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है सुसंस्कृत, कुलीन या श्रेष्ठ। लेकिन धीरे धीरे यह शब्द जातिवाचक शब्द बन जाता है। आर्य शब्द चाहे सांस्कृतिक अर्थ प्रकट करने वाला हो और बाद में आर्यों के लिए यह जातिवाचक बन गया हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एक निश्चित स्वरूप को बनाने में आर्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम आज जिस संस्कृति की बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए, मेजोरिटेरियन पॉपुलेशन के लिए, जिसे हिंदू सभ्यता या हिंदू संस्कृति के नाम से हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति का ही एक विकसित रूप है, यह वैदिक संस्कृति की ही विरासत है। तो आइए हम वैदिक संस्कृति को समझते हैं जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य को अगर हम इतिहास के स्रोत के रूप में देखते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जिन रचयिताओं ने वैदिक ऋचाओं की रचना की, वैदिक साहित्य की रचना की, वे मुख्यतया पुरोहित थे और इन पुरोहितों ने इस साहित्य की रचना वैदिक कर्मकांडों के संपादन के लिए की। हमें यह ध्यान रखना होगा कि वे मूलतः इतिहासकार नहीं थे और यह जो साहित्य है, वैदिक ग्रंथ जो हैं वो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, इतिहास नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम इन स्रोतों का पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ मेल करके उसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसका उपयोग वैदिक साहित्य का उपयोग वैदिक युग के इतिहास के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ती है कि वैदिक ग्रंथ जो हैं वो लोक ग्रंथ नहीं हैं। इनकी रचना, इनका संरक्षण और इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण ब्राह्मणों के एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा किया गया था और वो भी सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही किया गया था। यहाँ पे ब्राह्मण से तात्पर्य हमारा एक विशिष्ट वर्ग से है, समाज के एक विशिष्ट वर्ग से है, न कि ब्राह्मण श्रेणी के वैदिक ग्रंथों से। जब हम वैदिक साहित्य का बाइफर्केशन देखेंगे तो उसमें एक कैटेगरी ब्राह्मण ग्रंथों की भी है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कई शताब्दियों तक ये जो वैदिक साहित्य था इसका मौखिक हस्तांतरण किया जाता रहा। इसको पहली बार कब लिपिबद्ध किया गया इसकी तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन लिपिबद्ध की गई इनकी जो सबसे प्रारंभिक पांडुलिपि है वो 11वीं सदी की है। पांडुलिपि से तात्पर्य है कि पहली बार अगर किसी भी ग्रंथ की रचना की जाती है तो कागज के आविष्कार से पूर्व ताड़पत्रों पर इन ग्रंथों को लिखा जाता था या अन्य किसी वे में इनको जो लिखा जाता था तो उसे संरक्षित किया जाता था, तो इसे ताड़पत्रों पर लिखे गई ऐसी पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। तो सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद, उसको कब लिपिबद्ध किया गया होगा उसकी तिथि निश्चित नहीं है, उसके बारे में विवाद है। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि इनकी जो सबसे पहली पांडुलिपि है,
पांडुलिपि बहुत बाद में सृजित की गई होगी और जो सबसे प्रारंभिक पांडुलिपि हमें प्राप्त होती है वो 11वीं सदी की प्राप्त होती है, जबकि वैदिक संस्कृति जो है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व की है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिलता है साहित्य और एक्चुअल जो इनका एज है, क्रोनोलॉजिकल एज, उनके बीच में। अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि ऋग्वेद का जो प्रारंभिक हिस्सा है उसका रचना काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व रहा होगा, अथवा कई लोग इसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व भी मानते हैं। यह संभव है कि ऋग्वेद के कुछ अंश इससे भी पहले रचित हुए हों, लगभग 2000 ईसा पूर्व में, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे ऋग्वेद के रचना काल को नहीं धकेला जा सकता है। जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने ऋग्वेद के रचना काल को 6000 ईसा पूर्व तक मानने की कोशिश की है, उसे सिद्ध करने की कोशिश की है, लेकिन हम जानते हैं कि 6000 ईसा पूर्व तक अगर हम ऋग्वेद के रचना काल को धकेलते हैं तो इससे भारतीय इतिहास का जो काल अनुक्रम है उसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि फिर ऐसे इतिहासकार यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। और हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइमिंग है वो 2500-2600 ईसा पूर्व से उसकी एक तरीके से शुरुआत होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा, तो वो कहीं ना कहीं 5000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी, और वैदिक सभ्यता को उससे भी पहले ले जाने पर इतिहास का जो कालक्रम है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखने लगती है। तो ये हम एक सीमा तक ही वैदिक साहित्य का जो रचना काल है उसकी तिथि को पीछे धकेल सकते हैं, और दरअसल ऋग्वेद के रचना काल से संबंधित यह अनिश्चितता ही वैदिक साहित्य का इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी करता है। तो इसीलिए वैदिक साहित्य का हम सिर्फ साहित्य पर ही डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए पुरातात्विक स्रोतों की समीक्षा करना भी उतना महत्वपूर्ण हो जाता है इस साहित्य के लिए। अभी तक हमने देखा जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के रेफरेंस में, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का उद्वाचन नहीं कर पाए हैं, तो उसे पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, तो इसीलिए हमारे पास आर्कियोलॉजी या पुरातत्व जो है वही एकमात्र स्रोत रह जाता है उस समय की जानकारी प्राप्त करने का। तो उसी तरह वैदिक युग की या वैदिक सभ्यता की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो मुख्यतः जो स्रोत है वो ऑब्वियसली वैदिक साहित्य है, लेकिन सिर्फ साहित्य पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमें आर्कियोलॉजी या पुरातत्व का भी सहारा इसके लिए लेना होगा। तो ये वैदिक साहित्य किस तरीके से इतिहास के स्रोत के रूप में इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में हमने बात की। अब मुख्यतया इस वैदिक साहित्य में क्या क्या कैटेगरीज आती हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसकी रचना आर्य विद्वानों के द्वारा की गई थी। वेद जो है वो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उनकी विषय वस्तु बहुत ही व्यापक है, लेकिन इन वेदों की रचना एक ही समय पर नहीं की गई है। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का कुछ अंश जो है उसका पीरियड अलग है, और जैसे कि उसके 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल हैं, ऋग्वेद कुल 10 मंडलों में बटा हुआ है, तो उसके जो 2 से लेकर के 7 मंडल जो हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं, और पहला तथा 8वां 9वां और 10वां मंडल जो है वो काफ़ी नए माने जाते हैं उसके कंपैरिजन में। तो इस कारण से हम देखते हैं कि वेदों के जो अलग अलग अंश हैं उनकी रचना अलग अलग काल में की गई है, इसलिए वो किसी एक पर्टिकुलर काल की जानकारी हमें नहीं देते हैं, और इसीलिए भी हमें उनके अध्ययन के समय पर विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। परंपरा के अनुसार वैदिक साहित्य को अनेक समूहों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली आती है स्तुति संकलन या संहिताएं, जैसे कि ऋग्वेद जिसमें ऋचाओं का संकलन किया गया, ऋचा से तात्पर्य है मंत्र से। सामवेद जिसमें मंत्रों का संकलन किया गया है, यजुर्वेद में यज्ञ विधि का संकलन किया गया है, तथा अथर्ववेद में जादू टोने से रिलेटेड मंत्रों का संकलन जो है वो किया गया है। इसके बाद नंबर आता है इन संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हमने पहली स्लाइड में भी चर्चा की। तो ये जो ऋचा है या ये जो संहिता का पार्ट है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जो कि इन संहिता पार्ट में जो कर्मकांडों की व्याख्या की गई है, जो कर्मकांड बताए गए हैं उनकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद नंबर आता है आरण्यक ग्रंथों का। आरण्यक इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी रचना अरण्य यानी कि जंगलों में की गई है, और इनकी रचना मुख्यतः वानप्रस्थों के लिए की गई है। और अरण्य के बाद वैदिक साहित्य में सबसे अंतिम छोर पर
आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेद के अंतिम भाग है। और उपनिषद में मुख्यतया धार्मिक और दार्शनिक विवेचन आता है। इसमें अध्यात्म पर, दर्शन पर ज़्यादा फोकस है, जैसे कि ईशोपनिषद, कठोपनिषद, इस तरीके से बहुत सारे उपनिषद हैं जिनमें 11 उपनिषद प्रमुख हैं। तो इस तरीके से वैदिक साहित्य को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के किसी ब्राह्मण ग्रंथ की, जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब ये नहीं है कि ऐत्रेय ब्राह्मण कोई अलग से ग्रंथ है, बल्कि यह एक ही ग्रंथ है जिसमें स्टार्टिंग पार्ट जो है वो है संहिता, जिसे ऋग्वेद कहा गया है। उसके बाद उसी की व्याख्या करता हुआ अगला जो पार्ट है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो एक तरीके से उसी मैन्यूस्क्रिप्ट में, उसी पांडुलिपि में जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जैसे ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ है वो भी उसी के बाद जुड़े हुए हैं, और उसके बाद आते हैं उपनिषद। तो ये एक तरीके की सीरीज है, और ये अलग अलग बुक्स नहीं है या अलग अलग ग्रंथ नहीं है। वैदिक साहित्य के बारे में डिटेल्ड जो और नोट्स हैं वो आपसे शेयर किए जा चुके हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य का किस तरीके से बाइफर्केशन है, और वहाँ से इसको और डिटेल में आप समझ सकते हैं। इसके बाद वैदिक साहित्य में मुख्यतया तो चारों वेद आते हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उनके आरण्यक ग्रंथ और उनके उपनिषद आते हैं। लेकिन सूत्र साहित्य जैसे कि कल्पसूत्र हैं, गृह्य सूत्र हैं, या स्मृति साहित्य जैसे कि मनुस्मृति है या केवल की स्मृति है, या जो महाकाव्य है जैसे कि रामायण और महाभारत, या जो पुराण हैं, पुराण जैसे कि आपके बहुत सारे शिव पुराण, वायु पुराण, इस तरीके से अलग अलग जो पुराण हैं उनसे भी हमें विशेष कालक्रम की जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि हम इन्हें मोटे तौर पर तो वैदिक साहित्य में ही सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन मुख्यतया इन्हें पोस्ट वैदिक लिटरेचर या वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक साहित्य में मुख्यतया वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ही आते हैं। तो इस वैदिक साहित्य से हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब इस वैदिक साहित्य का जो सबसे प्राचीन और प्रमुख ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। दूसरी जो भी साहित्यिक रचनाएं हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो ऋग्वेद के काफ़ी समय बाद की हैं, और इस वजह से वैदिक साहित्य को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। वैदिक सभ्यता को पहला भाग तो है ऋग्वेदिक सभ्यता, जिसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के अलावा जो बाकी 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनसे तथा अन्य वैदिक रचनाओं से प्राप्त होती है। इस डिवीजन का एक कारण यह है कि ऋग्वेदिक सभ्यता और जो ऋग्वेद का रचनाकाल और उसके बाद के जो वेद और अन्य वैदिक साहित्य है उसके रचनाकाल में बहुत बड़ा गैप है। तो इस वजह से वैदिक सभ्यता को 2 भागों में हमने डिवाइड किया है, ऋग्वेदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। अब इनका क्या कालानुक्रम है, या ये जिन लोगों के द्वारा इस वैदिक साहित्य की रचना की गई है, जिन्हें हमने आर्य कहा है, वो कहाँ के थे, वो भारत कैसे आए, या क्या वो भारत के ही मूल निवासी थे, और किस तरीके से उन्होंने भारत में अपना एक्सपेंशन किया, अपना विस्तार किया, किस तरीके से वैदिक सभ्यता भारत में फैली और फली फूली, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।